हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो जो हमारा आज का न्यू टॉपिक है वो भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, जो कि है ग्रेसम्स लॉ। ये बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेसम्स लॉ। ग्रेसम्स लॉ क्या होता है? तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि ग्रेसम लॉ जो है वो कहाँ से आया। ग्रेसम लॉ इज गिवन बाय सर थॉमस ग्रेसम। He was a big businessman and economic advisor of Queen Elizabeth I. जो ग्रेसम्स लॉ है वो हमें मिला है सर थॉमस ग्रेसम के थ्रू। सर थॉमस ग्रेसम जो थे वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एडवाइजर थे क्वीन एलिजाबेथ I के। तो उन्हीं के थ्रू हमें ये लॉ मिला है। तो ये लॉ कैसे मिला, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। इंग्लैंड में जब क्वीन एलिजाबेथ I आई तो उन्होंने कुछ कॉइन्स इशू किए मार्केट में। तो क्या हुआ कि लोगों ने जब पुराने कॉइन्स देखे तो उन्होंने क्या किया, नए कॉइन्स को अपने पास रखते गए और पुराने कॉइन्स को मार्केट में सर्कुलेट करते गए। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद उन्हें पता चला कि जो गुड कॉइन्स जितने भी थे, नए कॉइन्स थे, वो मार्केट से ही गायब हो गए और जो ओल्ड कॉइन्स है वही सिर्फ मार्केट में रह गए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इन्होंने सर थॉमस ग्रेसम के साथ अपना डिस्कस किया, बताया कि हाँ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, जो गुड मनी है या फिर कह सकते हैं कि जो न्यू कॉइन्स है वो मार्केट से गायब हो गए हैं और जो ओल्ड मनी है वो मार्केट में बस सर्कुलेट कर रहे हैं। तो तभी सर थॉमस ग्रेसम ने एक स्टेटमेंट दिया, एक लॉ दिया, ग्रेसम्स लॉ, जो बताता है विच स्टेट्स बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। अकॉर्डिंग टू ग्रेसम्स लॉ, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, मतलब कि जो बैड मनी होता है वो गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देता है, उसके यूज से बाहर कर देता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे बैड मनी क्या है, गुड मनी क्या है। तो मैं बताती हूँ कि गुड मनी, बैड मनी, ये सब जो भी चीजें हैं ना, ये सब एक एजम्पशंस हैं, इमेजिनरी थिंग्स हैं। ये उन्होंने इमेजिन किया, ऐसा बल्कि कुछ है नहीं। जो मनी है वो तो मनी ही है, ना ही गुड है ना ही बैड है। लेकिन उनके हिसाब से गुड मनी और बैड मनी क्या था? गुड मनी मतलब न्यू कॉइन्स, ओवर वैल्यूड कॉइन्स। जैसे मार्केट में कोई नया कॉइन आएगा, या फिर मान लीजिए जब हमारे इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद जब न्यू नोट्स इशू होने शुरू की हुए 50 रुपए के, 20 रुपए के, 100 रुपए के, तब लोग क्या करते गए, लोगों ने देखा अरे वाह मुझे तो पर्पल नोट मिला है 100 रुपए का, तो चलो मैं इसे रख लेता हूँ और पुराने नोट को मैं दे देता हूँ। हम सब ने यही किया होगा फर्स्ट टाइम जब हमें ये नया नोट मिला होगा, तो हमने उस नए नोट को अपने पास रख लिया होगा यूज करने के लिए, और हम पुराने नोट्स का यूज कर रहे होंगे। तो उसी तरह जब नए नोट्स या नए कॉइन्स आते हैं मार्केट में जिसका वैल्यू ज्यादा होता है, लेकिन नोट्स के लिए तो वैल्यू दोनों का सेम ही है, ओल्ड हो या नए हो। लेकिन जो कॉइन्स होते थे पहले के टाइम में, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स यूज किया करते थे लोग। तो जो गोल्ड कॉइन्स होते थे वो एक टाइम के बाद यूज होते 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 क्या होता था, वो हो सकता है घिस जाता था या फिर जंक लग जाता था। तो उससे क्या होता था, उसका वैल्यू जो है वो कम हो जाता था। ठीक है, तो वो बैड मनी कंसीडर्ड होता था, जो पुराने कॉइन्स होते थे जिसका वैल्यू कम हो जाता था। और जो गुड मनी होता था, जो नए कॉइन्स होते थे, उसे हम गुड मनी कंसीडर कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है, कुछ कंडीशंस है जहाँ पे ग्रेसम्स लॉ ऑपरेट करता है, जिस तरीके से ग्रेसम्स लॉ ऑपरेट करता है। तो सबसे पहला है ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर मतलब कि जो हमारा नेचर होता है, इट इज कॉमन ह्यूमन नेचर that he discards the bad things and accepts the good things. Due to this reason, when both goods and bad money are available to him, he keeps the good one with him and allows the bad ones to circulate in the market. जो ह्यूमन नेचर है, हम सबका एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब हमारे पास कोई अच्छी चीज होती है, नोट्स के लिए हो, कॉइन्स के लिए हो, या फिर किसी भी चीज को हम ले सकते हैं, अगर हमारे पास कोई अच्छी चीज होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो हम किसी और को नहीं देंगे। लेकिन जो हमारे पास बुरी चीज होती है हम उसे तुरंत सर्कुलेट कर देते हैं मार्केट में। तो उसी तरह ये ह्यूमन नेचर है कि जब उसके पास गुड नोट्स होंगे या फिर गुड कॉइन्स होंगे या गुड मनी होगा
तो वो उसे अपने पास रखने लगेगा, और जो बैड मनी होगा वो उसे मार्केट में सर्कुलेट करता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब गुड मनी है वो मार्केट से गायब हो गया है और बैड मनी जो है वो मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। तो ये ह्यूमन नेचर है। उसके बाद होर्डिंग ऑफ मनी। होर्डिंग ऑफ मनी क्या होता है? होर्डिंग मतलब सेविंग, कि नॉर्मली पीपल हैव सेविंग टेंडेंसी। लोगों का एक होता है सेव करने का एक टेंडेंसी होता है, लोग सेव करने का एक नेचर होता है कि लोग क्या होता है उनके पास नोट्स आए, कॉइन्स आए, वो सेव करते हैं। सो दे विल सेव द गुड मनी। तो अगर हमारे पास एक गुड मनी आया है तो ऑब्वियस सी बात है हम गुड मनी को सेव कर लेंगे, और जो ओल्ड मनी है या बैड मनी है उसे मार्केट में हम सर्कुलेट होने देंगे। तो यही है हमारा होर्डिंग ऑफ मनी। फिर आता है मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स। मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स क्या होता है? पहले के टाइम में क्या होता था, लोग नोट्स यूज नहीं करते थे, पेपर करेंसी यूज नहीं होता था। उस टाइम लोग जो है गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स ये सब यूज करते थे। तो एट टाइम्स इट हैपेंस दैट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक मेटल, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और सिल्वर, इन द कॉइन इंक्रीजेस सो मच दैट इट्स मार्केट वैल्यू एक्सीड्स इट्स इंटरनल वैल्यू। जैसे कि मान लो आपके पास 1 रुपए का कॉइन है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अगर आप उसे मार्केट में दोगे तो आपको 1 रुपए के बदले में 1 ही रुपए की चीज मिलेगी। लेकिन अगर आप क्या करोगे, 1 रुपए के कॉइन्स को जमा करते जाओगे और एक टाइम होगा कि आपके पास बहुत सारे कॉइन्स हो गए। फिर जब आप उसे मेल्ट करके बेचोगे, 1 केजी हो 2 केजी हो, तो क्या होगा, उसका वैल्यू आपको उस टाइम पे ज्यादा मिलेगा। मतलब अगर आप उसे एक प्रीसियस मेटल की तरह बेचोगे, उसके ओरिजिनल फॉर्म में बेचोगे, तो उसका वैल्यू जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा, ना कि उसका इंटरनल वैल्यू 1 रुपए हो 2 रुपए हो, जो भी उसका वैल्यू है उसके अलावा आपको उसका जो, अगर आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल मेटल के रूप में आप उसे बेचने लगोगे तो उसका वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगा। तो उस टाइम जब गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स मार्केट में आई, तो जब गोल्ड का वैल्यू बढ़ जाता था या फिर सिल्वर का वैल्यू बढ़ जाता था, तो लोग क्या करते थे, गोल्ड कॉइन्स को मेल्ट करके उसे बेचते थे, बार्स बना के, बलियंस बना के। बलियंस मीन्स जो गोल्ड बार हो गया, सिल्वर बार हो गया, वो लोग उसे उस तरीके से बेचने लगे। तो उससे क्या हुआ, लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिलने लगा। तो इस केस में भी क्या होता है, तो जब गुड मनी, इस केस में भी गुड मनी ही लोग बेचेंगे, क्योंकि जो बैड मनी है उसे वो सर्कुलेट करेंगे मार्केट में, और गुड मनी को अपने पास सेव करते जाएंगे, और सेव करते करते जब उनके पास बहुत सारा मनी हो जाएगा, फिर उसे वो मेल्ट करके उसे ज्यादा प्रॉफिट में बेच देंगे। तो ये है मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स। फिर है फॉरेन पेमेंट्स। ड्यूरिंग फॉरेन पेमेंट्स द कॉइन्स आर टेकन कीपिंग इन द व्यू देयर वेटेड एंड प्योरिटी। जब हम फॉरेन पेमेंट करते हैं कुछ, जब इंडिया का पैसा हम बाहर अमेरिका में या फिर कहीं बेचेंगे, कहीं भी भेजेंगे, तो वो हमारे इंडियन रुपी नोट को या इंडियन कॉइन्स को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब क्या होगा, तो पहले के टाइम में जैसे गोल्ड कॉइन्स होता था, तो वो उन लोगों वो गोल्ड कॉइन्स को गोल्ड की तरह लेते थे, ना कि उसको गोल्ड कॉइन की तरह लेते थे। वो उसे करेंसी की तरह नहीं लेते थे, बल्कि उसका वेट कितना है, उसको कितना प्योर गोल्ड है, उसके बेसिस पे वो उसे लेना शुरू करते थे। तो इस केस में भी क्या होता था, जो प्रीसियस मेटल्स होते थे वो सब लोग क्या करते थे, फॉरेन में जाके बेच देते थे, जिससे उन्हें ज्यादा फायदा हो, और जो पुराने नोट्स होते थे, पुराने कॉइन्स होते थे, उनसे वो मार्केट में सर्कुलेट करते थे। तो यह है फॉरेन पेमेंट्स। अब यहाँ पे 3 केसेस हैं जो ग्रेसम्स लॉ के हैं। सबसे पहला केस है केस ऑफ मोनोमेटलिज्म। मोनोमेटलिज्म क्या होता है? मोनोमेटलिज्म मतलब सिंगल कॉइन, जब मार्केट में सिंगल कॉइन हो, एक ही तरीके का कॉइन हो, जैसे कि हो गया गोल्ड कॉइन। तो अगर मान लीजिए सिर्फ गोल्ड कॉइन है मार्केट में, तो दोनों का तो वैल्यू तो सेम ही है, लेकिन क्या होता था, जब नोट कॉइन्स जो है वो पुराने हो जाते थे तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता था, डिप्रिसिएट कर जाता था। जैसे वियर एंड टियर, कुछ भी अगर गोल्ड कॉइन में कुछ खराबी आ गई, वो घिस गया, घिस के पतला हो गया, तो उसको लोग यूज करते थे, और जब न्यू कॉइन्स मार्केट में सर्कुलेट होते थे तो उन्हें लोग अपने पास सेव करने लगे थे। तो इस केस में, मोनोमेटलिज्म के केस में, जो ओल्ड कॉइन्स थे वो बैड मनी कंसीडर किए गए, और जो न्यू कॉइन्स थे उसे गुड मनी लोगों ने कंसीडर किया। फिर केस ऑफ बाईमेटलिज्म। बाईमेटलिज्म क्या होता है? इसमें 2 कॉइन्स यूज होते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, दोनों का वैल्यू ही अलग है। सिल्वर कॉइन जो था वो अंडर वैल्यूड था, उसका वैल्यू कम था गोल्ड के मुकाबले, और जो गोल्ड था वो ओवर वैल्यूड था, वो सिल्वर के मुकाबले उसका वैल्यू ज्यादा था। तो जो सिल्वर कॉइन्स है, लोग क्या करने लगे, सिल्वर कॉइन्स को सर्कुलेट करने लगे, और गोल्ड कॉइन्स को गुड कॉइन्स मान के उसे अपने पास सेव करते गए। अब केस ऑफ पेपर करेंसी। इस केस में
ग्रेसम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो पेपर नोट्स होते हैं, पेपर करेंसी यानी पेपर नोट्स, इसमें जो पुराने नोट्स होते हैं, जब हम एटीएम से पैसा निकालते हैं तो जो हमारे पास पुराने नए नोट आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे अपने पास रख लेते हैं और हमारे पास जो पुराने नोट होते हैं वो हम दे देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पुराने और नए नोट में से कोई भी नोट हो, अगर आपके पास पुराने नोट है ही नहीं या फिर नए नोट है, तो आपको कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद आपको वो यूज करना ही पड़ेगा, जब आपके पास वो पुराने नोट्स खत्म हो जाएंगे। और न्यू नोट्स को लोग गुड मनी कंसिडर करते हैं। इसके बाद आ गया हमारा लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस? ड्रॉबैक्स। जो ग्रेसम्स लॉ थे उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। सबसे पहला ड्रॉबैक, व्हेन डिमांड ऑफ मनी इज मोर देन इट्स सप्लाई। जब मनी की जो डिमांड है मार्केट में वो ज्यादा है उसकी सप्लाई से, सप्लाई हो ही नहीं रहा है और डिमांड बढ़ गई है, तब क्या होगा कि जो नए नोट हो या पुराने कॉइन्स हो या नए कॉइन्स हो, कुछ भी हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, लोग सर्कुलेट करना चालू कर देंगे। तो उस टाइम ये लोग नहीं देखेंगे कि नए हैं या पुराने हैं, तब लोग को अगर जरूरत है तब वो कॉइन्स को यूज करना शुरू कर देंगे। तब दोनों ही जो कॉइन्स हैं या दोनों मनी है, बैड हो या गुड हो, तो वो मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। तो उस टाइम पे ग्रेसम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा है, व्हेन बैंकिंग सिस्टम इज डेवलप्ड इन अ कंट्री। जब किसी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम डेवलप हो जाएगा, जब बैंक आएंगे, तो जब लोग बैंक में, व्हेन अ कंट्री हैज अ वेल डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम, पीपल विल सेव देयर मनी इन बैंक। अगर किसी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप्ड है तो लोग क्या करेंगे, मनी को अपने घरों में ना रख के वो बैंक्स में सेव करना चालू करेंगे। एंड बैंक डिडंट कंसीडर बैड और गुड मनी। और बैंक को गुड मनी या बैड मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे सिर्फ मनी से फर्क पड़ता है। तो वो उस टाइम पे बैड और गुड मनी कंसीडर ना करके उसे डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, विद द डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम, मैक्सिमम पेमेंट्स आर मेड बाय चेक्स। और जब चेक से, जब बहुत ही अच्छा डेवलप सिस्टम होगा बैंकिंग का, तो लोग जब चेक से पेमेंट करना शुरू कर देंगे, तो उस केस में तो ग्रेसम्स लॉ एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। पब्लिक बॉयकॉट्स बैड मनी, ये हमारा थर्ड पॉइंट, कि जो पब्लिक है जब बॉयकॉट करना शुरू कर देगी बैड मनी को, जब लोगों को बैड मनी का अब यूज करना नहीं होगा, जब उन्हें वो नहीं चाहते होंगे कि अब हम बैड मनी को यूज करें, तो उस टाइम पे भी जो है हमारा ग्रेसम्स लॉ वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम लोग सिर्फ गुड मनी को ही एक्सेप्ट करेगा और बैड मनी को वो लोग यूज करना नहीं चाहेंगे। तो उस केस में तो ना ही गुड मनी आएगा ना ही बैड मनी, तो जो भी नोट्स या कॉइन्स जो भी होंगे वही सर्कुलेट होना शुरू हो जाएंगे। वहां पे सिर्फ एक ही मनी रहेगा, गुड मनी। तो उस टाइम पे भी ग्रेसम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हेन बैड मनी इज डीवैल्यूड, बैड मनी का वैल्यू कम हो जाएगा। इफ बैड मनी इज डीवैल्यूड इन सच अ वे दैट इट अपीयर्स वैल्यूलेस, लोगों को वो वैल्यूलेस लगना शुरू हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, लोग ये सोचना शुरू कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, गुड मनी जो है वो फिर से मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में भी ग्रेसम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। और जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है वो है, व्हेन बायमेटलिज्म इज अडॉप्टेड इन इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे जब बायमेटलिज्म का जो प्रोसेस है वो अडॉप्ट करने लोग लग जाएंगे, तब क्या होगा, अगर मान लीजिए एक कंट्री में व्हेन द सिस्टम ऑफ बायमेटलिज्म इज एक्सेप्टेड बाय अ पर्टिकुलर कंट्री, अगर एक ही कंट्री में, तो वहां का जो एक्सचेंज रेट है हो सकता है डिफर कर सकता है। वन मेटल द एक्सचेंज रेट में डिफर, बट व्हेन सेम सिस्टम, एक ही सिस्टम हर जगह हर देश में लागू हो जाएगा, तो ये इजी हो जाएगा adopt by all nations at the time, then it becomes easier to keep both rates similar। तो क्या होगा, जो बैड मनी गुड मनी कुछ भी हो, तो उसमें क्या होगा कि दोनों के रेट्स अगर सिमिलर होने लग गए, बायमेटलिज्म मतलब दो तरीके के कॉइन्स है, सिल्वर हो गए गोल्ड हो गए, तो दोनों सिल्वर गोल्ड दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा अगर, तो फिर तो ग्रेसम्स लॉ एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों के वैल्यू जो है वो सेम है। तो होप आपको मेरी ये वीडियो क्लियर हो गई होगी ग्रेसम्स लॉ के ऊपर। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।